बिगड़ी हुई स्त्री कितने दिन हो गए हैं? 2 महीने, 3 महीने या कुछ ज़्यादा ही। कपड़े देते हुए, खाना परोसते या सामान पैक करते बस हाथ छू भर जाते या वही उसके गाल पर अपने अधर रख देती थी। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुधीर की ट्यूरिंग जॉब है और 1-2 दिन के लिए घर आना तो थकान उतारने और गहरी नींद लेने की चाह में रात बिता देने में ही बीत जाता है। दिन भर ऑफिस की व्यवस्था रहती और इतवार हो तो घर के बहुत सारे अधूरे कामों को पूरा करने के चक्कर में सुधीर चक्कर घिनी सा दौड़ता रहता। सास चाहती कि बेटा कुछ पल उनके साथ बैठे तो मानस पापा को छोड़ना ही नहीं चाहता। उनकी फरमाइशें पूरी करने की खुशी से सुधीर आनंदित रहता। उसका क्या है, वह तो पत्नी है। उसे तो सुधीर की व्यवस्था को, उसकी नौकरी की प्रतिबद्धता को समझना चाहिए। वैसे भी कोई नई नवेली दुल्हन तो है नहीं। शादी को ही 15 साल हो चुके हैं। अगर समय से बच्चा हो जाता तो वही 13-14 साल का होता। बेशक अभी 5 साल का है मानस, लेकिन वह तो 40 की हो चुकी है और वह 42 वसंत पार कर चुका है। अपनी अपेक्षा और उम्मीदों को सीमा में बांध लेना उसे सीख लेना चाहिए। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना आना चाहिए, चाहे कोई भी इच्छा हो। वह कभी सुधीर के पास जाकर उसके जिस्म पर उंगलियां फिराने की कोशिश करती तो उनिंदा सुधीर नींद की खुमारी में भी न जाने कैसे इतना कुछ सुना देता। एक बार नहीं, बहुत बार सुना चुका है। शब्दों में हेर फेर कर वह ऐसा नहीं कह रही कि उनके बीच प्यार की ऊष्मा खत्म हो गई है या सेक्स संबंधों को लेकर उसके अंदर अनिच्छा पैदा हो गई है। वह हमेशा ही लालायित रहा है संबंध बनाने को। प्रागड़ता और घनिष्ठता के बीच उन दोनों का सुरताल कोई सुन ले तो ईर्ष्या ही करेगा। उनके उफान और चरम सीमा पर पहुंचने की बजती मधुर ध्वनियों को सुनकर पर पिछले कुछ सालों से जब से टूर पर जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, सुधीर की तरफ से पहल होने पर एक सर चादर बिछ गई है। सुधीर का कोई एक्स्ट्रा मैटीरियल अफेयर चल रहा है ऐसा नहीं है, या वह जिन जगहों पर जाता है वहाँ उसे कोई अवेलेबल हो जाती है, ऐसा तो कतई नहीं है। वह यह बात मान ही नहीं सकती है। इतना विश्वास है उसे सुधीर पर, क्यों पता नहीं, पर है। सुधीर वन वुमन मैन है। वह इतने विश्वास से कह सकती है यह बात। यह प्रश्न आपके मन में आना स्वाभाविक है। कहते हैं कि स्त्रियों के पास एक छठी इंद्रिय होती है जो अदृश्य चीज़ों को उजागर कर देती है। तो बस वैसे ही वह भी अपनी छठी इंद्रिय को जब तब चौकन्ना कर सुधीर के हर क्रियाकलाप में सेध लगाकर सब जान लेती है। वैसे भी 15 साल से जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हों उसके स्वभाव और प्रकृति के बारे में पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। अपवाद हो सकते हैं, वह इस बात को नकार नहीं सकती। सुधीर जब टूर पर होता है तो एक रिक्तता उसके मन में और तन दोनों पर हावी हो जाती है। जब वह आता है तो वह चाहती है कि सुधीर उसकी इस रिक्तता को दूर करे, पर वह स्वयं इतना खाली होकर लौटता है कि बस बिस्तर पर पसर जाना चाहता है या अगले टूर के बारे में सोच तनावग्रस्त हो जाता है। मार्केटिंग और सेल्स हेड बनना पहले जहाँ खुशी देता था, अब वहीं उसे चुभने लगा है। उसकी देह भाग दौड़ करते करते झुलस जाती है और मन में उठने वाली तरंगे तो न जाने कब से किस खो में जाकर छिप गई हैं। सारा दिन तलवार लटकी रहती है टारगेट्स पूरा करने की। जरा सी भी सेल डाउन होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर कंपनी का सीईओ तक मीटिंग बुलाकर कटघरे में खड़ा कर देता है। जो टारगेट्स अचीव किए जाते हैं उसकी क्षण भर में वैल्यू खत्म हो जाती है। सुधीर घर पर लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बड़बड़ाता रहता। वह उसके पास जाकर प्यार से बालों पर हाथ फेरने लगती है या उससे सट कर खड़ी हो जाती तो वह शरारती अंदाज में उसे अपनी ओर खींच लेता, उसके अंगों से खेलता भी, फिर स्वयं को संयत कर लेता। यार ललचाओ नहीं, अभी बिल्कुल टाइम नहीं। रात को ही यह प्रेजेंटेशन बनाना होगा। सुबह एमडी को सारे फिगर चाहिए। ऐसे में तुम्हारी फिगर कैसे देखूं? वह उसकी खुमारी की कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए तोड़ देता। पर बहुत दिन हो गए सुधीर, मेरा मन भी करता है। यह तो एक ज़रूरत है और मेरे अंदर शायद सेक्सुअल डिज़ायर कुछ ज़्यादा ही है। तुम भी तो यही मानते हो। ऊपर से मैं इस बारे में खुलकर कहने से परहेज नहीं करती। मेरे लिए सेक्स कोई टैब नहीं है जो उसके बारे में लुके छिपे ढंग से बात करूं। आई वॉन्ट टू मेक लव। वह उससे लिपट जाती। मैं समझता हूँ कर लूँ, पर क्या करूँ? अभी मेक लव किया तो उसके बाद नींद के आगोश में समा जाऊंगा और प्रेजेंटेशन लैपटॉप की स्क्रीन पर ही अटका रह जाएगा। तुम सोचती होगी मैं अपने आप को कैसे रोक लेता हूँ, पर सच कहूँ संबंध बनाने के लिए मन और तन दोनों का ही रिलैक्स रहना ज़रूरी है। हमारी भागती दौड़ती जिंदगी ने भौतिक सुख तो हमें दे दिए हैं, पर प्यार करने के पल हमसे छीन लिए हैं। बोझिलता उसके चेहरे पर पसरी होती तो कन्नू ही
अपने मन को मार लेती या उसके कुर्ते पर फैली सिलवटें ठीक कर उसके हाथ पर हाथ रखकर भरोसा सा देती, वहाँ से हट जाती। सच ही तो कह रहा है सुधीर। शादी के 5 साल तक उनके बीच जो शारीरिक दीवानापन था, जो कामुकता का जवार उनके बीच हिलोरे मारता था, एक दूसरे के भीतर खो जाने की चाह हमेशा एक जिजीविषा की तरह फन उठाए खड़ी रहती थी। वह धीरे धीरे नदी के शांत जल की तरह बहने लगी। उसकी इच्छाएं बहुत परेशान करती हैं कन्नू को। लव स्टोरी नामक वेब सीरीज़ में अपनी इच्छा स्वयं ही शांत करने के बहुत से तरीके उसने देखे, ट्राई भी किए, पर सुधीर के संसर्ग में जो सुख मिलता है वह उन कृत्रिम साधनों से नहीं मिलता। वह महसूस कर रही है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी शारीरिक इच्छाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसे लेकर वह मुखर भी है। अपनी हम उम्र स्त्रियों को देखती है, पति अगर हाथ बढ़ाकर उन्हें अपनी ओर खींच लेता है तो कभी मन से कभी बेमन से उसकी संतुष्टि में सहयोग दे देती हैं, वरना उनके शरीर में सेक्स करने की अकुलाहट ऐसी उनकी बातों और हाव भाव से नहीं लगता। बच्चे बड़े हो गए हैं या जवान हो, बच्चों के बाद यह सब करना क्या अच्छा लगता है? यही जुमले उन्हें कहते सुना है। कुछ दिन पहले ही नेहा कह रही थी, जब से मेरा बेटा बड़ा हुआ है मैं पति के साथ नहीं सोती। आदमियों का क्या है, साथ लेटो तो हाथ चल ही जाते हैं यहाँ वहाँ। अच्छा थोड़ी लगेगा अब वह सब करना। बोलते बोलते शर्मा उठी वह भी तो 40 की होगी। उनकी शादी तो 18 साल में ही हो गई थी और वह भी लव मैरिज थी। पति के साथ घूमा करती थी शादी से पहले। अब उनका हाथ छू जाना उन्हें अखरने लगा है। फिर कन्नू के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? उसका शरीर क्यों हमेशा कसमसाता रहता है? क्यों वह अपने अंगों को शीशे के सामने खड़े हो निहारती रहती है, अपनी गोलाइयों को छूकर रस करती है और चाहती है कि सुधीर उसके अंग अंग पर चुम्बनों की बौछार कर दे। हालांकि समझाने वालों की कमी नहीं है। आखिर समझाना और सलाह देना सबसे आसान काम जो ठहरा। इतने दिनों तक बाहर रहते दामाद जी लौटते हैं तब उन पर पैनी नज़र रखा कर, उनका मन टटोलने की कोशिश किया कर। वह क्या है ना बिटिया, मर्द जात है, उन्हें हम औरतों की तरह काबू में रहना थोड़े ही आता है। तन की भूख के आगे परिवार, निष्ठा, संस्कार सब हार जाते हैं। तुम सब पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करती हो और दामाद जी पर तो बहुत ज़्यादा। अच्छी बात है, पति हैं तुम्हारे लेकिन आदमी हैं। औरतों की तरह अपनी इच्छाओं पर उन्हें नियंत्रण करना आता नहीं है। बाकी तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, उनका मन टटोल कर देखो। कहते हुए शर्म आती है बिटिया, पर जब दामाद जी दौरे में वापस आते हैं तो तुम्हारे आसपास ही डोलते हैं ना, मानो चाहते हैं कि रात ही नहीं दिन में भी तुम्हारे संग साथ ही रहे। जो पति पत्नी के बीच होता है उसके लिए पगलाए रहते हैं। माँ सब कुछ कह जाती हो और दिखाती भी है कि यह सब कहने में उन्हें बहुत हिचकिचाहट होती है, क्योंकि उनका रिश्ता ही ऐसा है। खुलकर बात नहीं कर सकती। उसे हंसी आ जाती है माँ की बात सुनकर, लेकिन बहुत गंभीरता से कहती है, हाँ माँ ध्यान रखूँगी, बताती हूँ आपको बाद में सब विस्तार से। और वह फ़ोन रख देती है। यह कहकर और माँ को इस बात से तसल्ली हो जाती है कि बिटिया खुश है, संतुष्ट है। अनुराधा उसकी खास दोस्त है। उनकी दोस्ती कॉलेज के समय से चली आ रही है और बहुत से लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण भी है। कॉलेज के पुराने साथी जो छूट चुके हैं, यथा कदा उनसे मुलाकात हो जाती है या ढूंढ कर किसी का फ़ोन नंबर किसी के हाथ लग जाता तो उन्हें यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि शादी दूसरे शहर में रहने और बच्चों और परिवार की या अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच आखिर हमारी दोस्ती अब तक कैसे कायम है। 2 शहरों की दूरी के बावजूद और अपनी अपनी गृहस्थियों में जुटे रहने के बावजूद वही अनुराधा जो बिंदास ही नहीं कट्टुकट बात करने के लिए प्रसिद्ध थी, यह प्रसिद्धि लोकप्रियता की नहीं उससे चिढ़ने की वजह से ज़्यादा थी, क्योंकि उसका मुंह पर सच कहना किसी के भी आत्मसम्मान को चोट पहुंचा देता था। ठीक भी तो है, आखिर किसे पसंद होता है अपने दिखावटी मुलम्मे को उतरते देखना, वह भी जब तब उसे कुरेदती रहती है। जीजू वापस आ गए, खूब पलंग तोड़ रही होगी इन दिनों, पागलों की तरह टूट रहे होंगे तेरे ऊपर। यार तू कैसे रह लेती है इतने दिनों तक बिना सेक्स किए? अपन तो नहीं रह सकते। अच्छा बता तेरा पति कैसे रह लेता है इतने दिनों तक इसके बिना? कहीं बाहर कोई चक्कर तो नहीं है? वह जोर से हंसने लगी। कन्नू को फ़ोन कान से हटाकर दूर करना पड़ा। और क्या, जिस जिस शहर में जाते हैं एक एक घर वहाँ कंपनी ने सुधीर को खरीद कर दिया हुआ है और साथ ही हर जगह इन्होंने बीवियाँ भी रखी हुई हैं। अरबपति है मेरा पति और कामदेव का अवतार भी है।
उसे देखा नहीं कि अप्सराएं उसकी गोद में बैठकर अटखेलियाँ करने लगती हैं। हद है यार, कुछ भी बोल देती है। वह रूठने का नाटक करती है। अरे मेरी जान, रूठ मत, तेरी चिंता है, मरी रहती हूँ इसलिए कह दिया। खैर अपना दिमाग मत खराब कर, एंजॉय कर लाइफ में। फिर वह बिना बाय कहे या बात ख़त्म किए फ़ोन रख देती है। हाँ, एंजॉय ही तो कर रही हूँ, वह लाइफ में खुश हूँ। आखिर किस बात की कमी है? माँ, सास, परिचित, रिश्तेदार सभी के हिसाब से वह सुखी है। पति ख्याल रखता है, बच्चे होनहार हैं, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। इससे ज़्यादा एक स्त्री को क्या चाहिए भी क्या? अपनी गृहस्थी संभालो, खाओ पियो, मौज करो। भारतीय परिवारों की अधिकांश लड़कियां विवाह के बाद ऐसा ही जीवन पाने की कामना तो करती हैं। जब पति चाहे तब अपना शरीर उसे सौंप दो। खुद आगे बढ़कर उसके शरीर से खेलने की इच्छा रखना, उफ, ज़्यादा ही कामुक स्त्री होगी या बिगड़ी हुई। आखिर जो स्त्री अपनी इच्छाओं पर काबू न पा सके, खासकर शारीरिक इच्छाओं पर, उसे गंदी सोच वाली ही कहा जाएगा। संतुष्ट होना सीखना चाहिए, स्त्रियों को करना पड़ता है, करना भी चाहिए। वह पुरुष की तरह खुलकर सहवास करने की बात नहीं कह सकती है। उसे इस तरह से पाला नहीं जाता। उसे तो पति से प्रेम भी लुक छिप कर करना चाहिए, बहुत ही दबे स्वरों में व्यक्त करना चाहिए, बिंदास होकर नहीं। कन्नू अगर अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पा रही और पति के साथ संबंध बनाना चाहती है तो वह क्या गलत है? उसे याद आया, किसी पत्रिका में पढ़ा था या शायद कोई अपने सामने हजारों की संख्या में बैठी महिलाओं को टीवी पर प्रवचन दे रहा था कि जो स्त्री अपनी शारीरिक इच्छाओं को दबाना नहीं जानती वह चरित्रहीन होती है। पति के सामने सहवास करने की इच्छा जाहिर करना चरित्रहीन होने की निशानी है। हंसी आ गई कन्नू को। सच ही तो है, लड़कियों को तो बचपन से ही अपनी इच्छाओं को मारना, उनसे लड़ने की सीख दी जाती है। चलो यही सही। वह सुधीर के पास जाकर खड़ी हो गई, एकदम पास। कल तुम फिर टूर पर निकल जाओगे, ऐसे नहीं जाने दूंगी। और फिर सुधीर का लैपटॉप बंद कर वह उसके गालों को चूमने लगी, उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। कन्नू पूरी तरह से सुधीर पर छा गया था। नहीं मारेगी वह अपनी इच्छाओं को, चाहे कोई उसे बिगड़ी हुई ही क्यों ना समझे। कन्नू के भीतर जैसे वर्षों से दबा जवार अचानक फूट पड़ा था। यह सिर्फ देह की पुकार नहीं थी, यह अपने अस्तित्व की स्वीकृति की मांग थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वह भी इस रिश्ते में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना सुधीर। वह केवल पत्नी, माँ, बहू या गृहिणी नहीं है, वह एक स्त्री है, भावनाओं और इच्छाओं से भरी हुई। सुधीर पहले तो चौंका। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि कन्नू इतनी दृढ़ता से अपने मन की बात कहेगी। वह उसकी आंखों में देख रहा था। वहाँ शिकायत नहीं थी, आरोप नहीं थे, केवल गहरी आकांक्षा थी, अपनत्व की, स्पर्श की, साझेदारी की। कन्नू, उसने धीमे से कहा, तुम्हें लगता है मैं समझता नहीं हूँ? समझते हो, वह बोली, पर महसूस नहीं करते। मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ, बोझ नहीं। मैं तुम्हें थकान से निकालना चाहता हूँ, तुम्हारे तनाव को बांटना चाहती हूँ, पर तुम मुझे बाहर ही खड़ा कर देते हो। सुधीर की उंगलियां अब कीबोर्ड पर नहीं चल रही थी। लैपटॉप बंद हो चुका था। कमरे में केवल घड़ी की टिक टिक थी और दोनों की सांसों की लय। मुझे डर लगता है, सुधीर ने पहली बार स्वीकार किया। डर की कहीं मैं हर मोर्चे पर असफल न हो जाऊं, नौकरी में भी, घर में भी। मैं थक जाता हूं कन्नू, इतना कि खुद को भी महसूस नहीं कर पाता। कन्नू का स्वर अब कोमल हो गया। पर मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ सुधीर, मैं तुम्हारा घर हूँ। यहाँ तुम गिर सकते हो, टूट सकते हो, यहाँ तुम्हें संभलने के लिए मैं हूँ। उस रात कुछ भी उतावलापन नहीं था, कोई उफान नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। केवल दो लोग थे जो वर्षों की दौड़ के बाद पहली बार ठहरे थे। कन्नू ने सुधीर के सीने पर सिर रखा और वह उसकी पीठ सहलाता रहा। बहुत देर तक यूं ही चुप रहे। उस चुप्पी में शिकायतें भी थी और समाधान भी। अगले दिन जब सुधीर टूर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसने पहली बार जल्दबाजी नहीं की। मानस स्कूल जा चुका था, सास पूजा में थी। सुधीर ने कन्नू को पीछे से आकर थाप लिया। मैं कोशिश करूँगा, उसने कहा, केवल तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। शायद मुझे अपने काम के तरीके बदलने होंगे। हर बार खुद को जलाकर रोशनी देने से अच्छा है थोड़ा संभल कर चलो। कन्नू मुस्कुराई, और मैं भी सीखूंगी कि तुम्हारी थकान को केवल अपनी उपेक्षा न समझूं, पर एक बात याद रखना, मैं अपनी इच्छाओं को अब अपराध नहीं मानूंगी। सुधीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा,
और मैं उन्हें बोझ नहीं मानूंगा। टूर के दौरान भी इस बार फर्क था। सुधीर दिन में एक बार वीडियो कॉल ज़रूर करता, केवल औपचारिक बातें नहीं। वह पूछता, आज तुमने अपने लिए क्या किया? और कन्नू भी पूछती, आज तुमने कितना आराम किया? धीरे धीरे संवाद बढ़ने लगा। शिकायतें शब्दों में ढलने लगी, अनुमान कम होने लगे। कन्नू ने भी खुद को केवल प्रतीक्षा में बांध कर नहीं रखा। उसने योग क्लास ज्वाइन की, पुराने शौक निकाले, अनुराधा से लंबी बातचीत की। अब वह केवल सुधीर की अनुपस्थिति में तड़पती नहीं है, वह अपने होने को भी जी रही है। कुछ महीनों के बाद सुधीर ने कंपनी में आंतरिक बदलाव की बात उठाई। टारगेट्स का दबाव कम नहीं हुआ, पर उसने अपनी सीमाएं तय करना शुरू किया। हर सफलता के बाद भी खुद को कोसना बंद किया और घर लौटते समय वह केवल शरीर से नहीं, मन से भी लौटने लगा। कन्नू ने महसूस किया उसकी इच्छाएं गलत नहीं थी, वे जीवित होने का प्रमाण थी। समाज चाहे जो कहे, स्त्री की कामना उसे चरित्रहीन नहीं बनाती, बल्कि उसे पूर्ण बनाती हैं। और जब इच्छा प्रेम से जुड़ती है तो वह देह नहीं रहती, आत्मा का संवाद बन जाती है। एक शाम बालकनी में चाय पीते हुए कन्नू ने सुधीर से कहा, जानते हो, मुझे अब खुद से शर्म नहीं आती। सुधीर ने उसका हाथ थामा, और मुझे तुम पर गर्व है। उनके बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब वह पहले से बेहतर था। अब वह दबाव कम था, संवाद ज़्यादा, अपेक्षाएं थी पर समझ भी थी। और सबसे बड़ी बात, अब कन्नू अपनी इच्छाओं को मारने की बजाय उन्हें स्वीकारना सीख चुकी थी। अगर कोई उसे आज भी बिगड़ी हुई कह दे तो शायद वह मुस्कुरा कर कहे, हाँ मैं बिगड़ी हुई हूँ, क्योंकि अब मैं खुद से समझौता नहीं करती। और शायद यही हर स्त्री की असली जीत है, जब वह अपने मन, अपने तन और अपने अस्तित्व को अपराध नहीं, अधिकार समझने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।